चिलेट इफेक्ट, या ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग का मतलब होता है क्लॉ। देखिए ये यहाँ पर जो ये डाइडेंटेड लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर बहुत अच्छी से ग्रिप कर रहा है, एक क्लॉ बना रहा है, एक पंजा बना रहा है। जैसे आपको अगर पेन से लिखना है तो पेन को जब आप ग्रिप करते हो तो आपकी दो फिंगर, एक थंब और एक आपकी फर्स्ट फिंगर जो है थंब के बराबर वाली, वो दोनों फिंगर मिल करके पेन के ऊपर ग्रिप करती हैं। तो इस तरह से जो डाइडेंटेड लिगेंड हैं उन्हें हम चिलेट लिगेंड भी बोलते हैं। When a di or polydentate ligand uses its two or more donor atoms to bind a single metal ion, it is said to be a chelate ligand. चिलेट आता है क्लॉ, पंजे के लिए। जैसे कोई भी जानवर अगर किसी पेड़ पर बैठता है तो वो अपने पंजे से, क्लॉ से उसके ऊपर ग्रिप करता है। तो यही काम यहाँ भी हो रहा है। ये जो डाइडेंटेड लिगेंड है ये इस मेटल के ऊपर ग्रिप को बढ़ा रहा है। तो ऐसे लिगेंड को जो कि डाइडेंटेड हो या पॉलीडेंटेट हो वो चिलेट लिगेंड कहलाते हैं। द नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज है, डेंटिसिटी अलग है। द नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप्स इज कॉल्ड डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। जैसे आप देख सकते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, इसको मैं दोबारा आपके लिए यहाँ लिखता हूँ। देखिए FeOX होल थ्राइस, ये ऑक्सीलेटो ही है, 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर जो आयरन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। लेकिन अगर डेंटिसिटी की बात की जाए तो डेंटिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप, जितने ग्रुप यहाँ अटैच्ड होंगे वो उसकी डेंटिसिटी कहलाएगी। यानी कि आयरन की जो डेंटिसिटी है वो यहाँ पर 3 है। और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो वो कितना है, 6, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो अगर कोई डाइडेंटेड लिगेंड है तो उसके दो डोनर एटम्स टच कर रहे होंगे सेंट्रल मेटल एटम को, इसलिए उनका उसकी एक डाइडेंटेड लिगेंड की वजह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 हो जाता है। और अगर देखिए 3 यहाँ पर तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक बात आपने ये सीखी, when a di or polydentate ligand uses its two donor or more donor atoms to bind a single metal ion, it is said to be a chelate ligand. The number of such ligating group is called denticity of the ligand. Such complexes called chelate complexes tend to be more stable than similar complexes containing unidentate ligand. यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा हो आपके पास FeOX होल थ्राइस 3 नेगेटिव और दूसरा कॉम्प्लेक्स आपके पास हो FeH2O होल 6 3 पॉजिटिव, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड है वो कौन सा है, चिलेट लिगेंड है, ज़्यादा स्टेबल लिगेंड है। ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा डाइडेंटेड लिगेंड, जबकि वाटर कैसा है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है और ये स्टेबिलिटी कम रखेगा। तो यही बात आपको बताई जा रही है यहाँ पर। Such complexes called chelate complexes tend to be more stable than similar complexes containing unidentate ligand. ठीक है, तो ये आपसे बात हुई। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब बारे में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स जो हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं जिनके अंदर सेंट्रल मेटल एटम को जो लिगेंड्स हैं वो सराउंड कर रहे होते हैं, वो कहलाते हैं आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द सेंट्रल एटम और आयन and the ligands attached to it are enclosed in a square bracket and is collectively termed as coordination sphere. तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं इनको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स बोल रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के अंदर जो भी एंटिटी, जो भी एटम्स, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो नॉन आयनाइजेबल होंगे। आपने देखा जब आप सेकेंडरी वैलेंसी बताते हो तो जो आयंस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं वही केवल जो है
आयनाइजेबल होते हैं, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ही रहती है। तो ये प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है और ये NH3O6 जो है ये नॉन आयनाइजेबल है। तो यही बात का द सेंट्रल एटम slash ion and the ligands attached to it are enclosed in a square bracket and is collectively termed as coordination spheres. The ionizable groups are written outside the bracket and are called counter ions. ऐसे आयन जो चार्ज को बैलेंस करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इन 3 पॉजिटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए वी रिक्वायर 3 Cl नेगेटिव। तो यही बात देखिए, द आयनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड आर कॉल्ड काउंटर आयंस। फॉर एग्जांपल इन द कॉम्प्लेक्स K4FeCN6 द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज FeCN6 4 नेगेटिव एंड द काउंटर आयंस आर K पॉजिटिव। यहाँ पे काउंटर आयंस कौन से हैं? Cl नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन का मतलब है जो जिनका ज्योमेट्री है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर कई सारे स्पेटियल अरेंजमेंट पॉसिबल हैं जिसमें जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सराउंड करेगा। जैसे ये ऑक्टेडल भी हो सकता है, जैसे आप देख सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम और इसको 6 लिगेंड जो है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में सराउंड कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल भी हो सकता है जिसमें सेंट्रल एटम को ये जो 4 लिगेंड्स हैं ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में सराउंड कर रहे हैं। स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, ये अरेंजमेंट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी हो सकता है, इट में आल्सो बी स्क्वायर पिरामिडल। ये आपने शेप्स पढ़े हुए हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। फिर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत यही ऑक्सीडेशन नंबर में मिस्टेक कर देते हैं। आसान है लेकिन कैलकुलेट करते समय थोड़ा सा मिस्टेक कर ली। जैसे मैं कुछ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लेता हूँ आपके लिए, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट। जब मैं आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जैसे हमारे पास K4FeCN6 है, अगर हम यहाँ पर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखिए K फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1। यहाँ पे 4 एटम्स है इंटू 4 प्लस यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना उसका हमने x मान लिया प्लस Cn का -1 चार्ज होता है इंटू 6 इक्वल टू 0। हाँ बोलिए सर, फिर से बता दिए एक बार ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए K हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है ना, उसकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1, और वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। आजकल ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी को एक सा ही मान के चलते हैं। तो K पे आपने चार्ज हमेशा 1 पॉजिटिव देखा तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो एक एटम है K का +1 और 4 एटम्स अगर हैं तो मल्टीप्लाई बाई 4 वो हमने कर दिया। प्लस जैसे ही नया एलिमेंट स्टार्ट होगा तो आप प्लस का साइन लगाएंगे, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता करना है तो उसको हमने x मान लिया प्लस Cn पे मैंने आपको बताया था ये आपके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड है, Cn पे आप हमेशा -1 का चार्ज देखते हो तो इसीलिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है? -1। और कितने मॉलिक्यूल्स हैं Cn के, कितने आयंस हैं? 6 हैं, तो -1 × 6। और देखिए पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे किसी तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसके अंदर जितने भी एटम्स या आयंस प्रेजेंट है उन सबके जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा दैट विल बी 0। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? x = +2 आ जाएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर हमें किसका निकालना है? हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का ही निकालना है। ठीक है, पूछ तो किसी का ही सकते हैं लेकिन मेरी जो कंसर्न यहाँ पर है वो सेंट्रल मेटल एटम जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है उससे। जैसे मान लीजिए है CuCN4 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे हमें कॉपर का निकालना है, इसका x मान लिया प्लस का साइन लगा दिया। Cn पे -1 4 एटम्स 4 आयन से तो इंटू 4 इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज है नेगेटिव, तो जितना चार्ज होगा वो उसके सामने रखा जाएगा -3। तो यहाँ पर जो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ गया? +1 आ गया। और भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए COEN2 Cl2 1 पॉजिटिव, इसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कोबाल्ट का,
उसे X मान लिया, प्लस EN होता है हमारे पास डाइडेंटेड लिगेंड, ये NH2 CH2 CH2 NH2, ये इथेन 1,2 डाइअमाइन है। और ये आप याद रखेंगे इथेन 1,2 डाइअमाइन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना होता है, 0 होता है, इंटू 2 प्लस Cl का -1 इंटू 2 इज इक्वल टू +1। तो इस तरह से जो ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्ट का यहाँ पे कितना आ गया, +3। अब बच्चे जनरली ये पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो ये आपको लर्न करना होगा, और ये काफ़ी बार आएगा तो आपको लर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट करते समय आप इसे लर्न कर लें तो अच्छा रहेगा। वैसे आप देख सकते हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। तो 0 इंटू 2, Cl को आपको मालूम है -1 चार्ज रहता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, 2 एटम्स हैं तो इंटू 2, पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज प्लस का है 1, तो प्लस का 1 आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ये काफी आसान है, देखिए ये देखिए CuNH3 हो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ये आपके पास हेट्रोलैप्टिक है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, देखिए होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के। जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है NiCO4, ये हमारे पास होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। FeH2O6 3 पॉजिटिव, ये हमारे पास होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। और भी बहुत से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, CONH3(6) 3 पॉजिटिव, ये भी हमारे पास होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। K4FeCN(6), ये भी हमारे पास होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। और हेट्रोलैप्टिक का मैं देखिए एग्जांपल देता हूँ आपको, कोबाल्ट NH3(4) Br2 1 पॉजिटिव, ये हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए क्रोमियम H2O(3) Cl3, ये भी हमारे पास हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी, ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें केवल एक ही टाइप का लिगेंड हो। देखिए NH3 है सारे लिगेंड, यहाँ पे सभी लिगेंड कार्बोनिल ग्रुप ही है, यहाँ पे सभी लिगेंड एक्वा यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे सब साइनो है या इनको साइनाइडो बोलते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें केवल एक ही टाइप का लिगेंड हो, वो आपके होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे। और जिनमें लिगेंड एक से ज्यादा टाइप के हो, देखिए एक एमाइन है और एक ब्रोमाइडो है, एक एक्वा है एक क्लोराइडो है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स होंगे, वो आपके हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे। Complexes in which a metal is bound to only one kind of donor groups, example ये are known as homolaptic complexes, and in which a metal is bound to more than one kind of donor groups, they are known as heterolaptic complexes। तो इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें केवल एक ही टाइप का लिगेंड होगा, वो कहलाएगा आपका होमोलैप्टिक। और अगर किसी में एक से ज्यादा टाइप के होंगे